Hello, everyone, and welcome to the most important class of accountancy. बिकॉज आज हम लोग अकाउंटेंसी का ABCD सीखने वाले हैं. जैसे कि आप लोग बचपन में ABCD सीखे थे. आप लोग अगर आप लोग ABCD नहीं सीखते तो आप लोग सेंटेंस बनाना नहीं जानते. उसी तरह जो आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू द जर्नल एंट्रीज. उसका आज हम लोग बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसका पूरा फंडामेंटल्स को समझेंगे, क्योंकि हम लोग फोकस करेंगे क्वालिटी पे. आज हम लोग ट्रांजैक्शंस पे नहीं भागेंगे. आज हम लोग ज्यादा प्रैक्टिकल्स कुछ नहीं करने वाले हैं. आज हम लोग पूरा का पूरा जर्नल एंट्री का थ्योरी समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, और हाँ, एक दो ट्रांजैक्शंस हम आपको प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करके आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज बनता है. तो इससे पहले कि हम आपको जर्नल एंट्रीज की तरफ लेकर चले, हम सबसे पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं और आप लोगों को बैक फ्लैश में लेके जाना चाहते हैं, और वो है अकाउंटिंग का डेफिनेशन में. आई वॉन्ट टू गेट बैक टू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. ऑल्दो हम लोग अपने पहले क्लास से हम लोग अकाउंटिंग का मतलब समझे, अकाउंटिंग क्या है ना, उसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे हुए, लेकिन फिर भी आज हम आपको वापस से इस डेफिनेशन को लाने का मेरा मकसद क्या है, हम आपको थोड़ा देर में बताएंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं. सो डेफिनेशन में देखो क्या लिखता है. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस और एन आर्ट. हम लोग इसे प्रोसेस भी बोल सकते हैं, आर्ट, बिकॉज इट्स एक कला है, एक स्किल है अकाउंटिंग करना, और इसे साइंस भी कहा जाता है. सो इट्स अ प्रोसेस और आर्ट और अ साइंस ऑफ व्हाट. इट्स अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ आइडेंटिफाइंग. सो देर अगर आप देखोगे, देर आर नंबर वन प्रोसेस में सबसे पहला क्या एलिमेंट है. नंबर वन इज आइडेंटिफाइंग, नंबर टू इज मेजरिंग, नंबर थ्री इज रिकॉर्डिंग, and number four is classifying, right? So is the process of identifying, measuring, recording and classifying the business transactions and communicating the results thereof. Let us understand. सबसे पहला आइडेंटिफाइंग. किसे आइडेंटिफाई करना. बिजनेस में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं. उन सारे एक्टिविटी में से आपको वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना है जिसे आप रिकॉर्ड रखोगे, जिसे आप लिखोगे, जिसका आप हिसाब रखोगे. बिकॉज बिजनेस में हर चीज, हर एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रहे हैं, सारे के सारे एक्टिविटी का हिसाब रखना जरूरी नहीं है. आप उसी एक्टिविटी का हिसाब रखोगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका हिसाब रखना है. देयरफॉर जब आप एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेकेंड स्टेप होता है मेजर. उस ट्रांजैक्शन का वैल्यू मेजर करना. से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मम्मी आपको 500 रुपीज देती है और आपका मम्मी बोलती है कि बेटे जाकर के सब्जी से, मार्केट से दाल, चावल और सब्जी लेकर के आओ. 500 रुपीज तुम्हारा मम्मी ने तुमको दी. तो तुम मार्केट जाते हो, मार्केट से चावल खरीदते हो, दाल खरीदते हो और सब्जी खरीद के आते हो, और घर में मम्मी को जाकर सामान दे देते हो, और उसके साथ साथ मम्मी को 20 रुपीज भी वापस करते हो. तो मम्मी तुमको बोलती है कि बेटा ये 20 रुपीज तुमने जो मेरे को वापस किया, 500 रुपीज का तुम मेरे को हिसाब दे सकते हो क्या. तो तुम बोलते हो हाँ मम्मी, मैं हिसाब दूंगा आपको. तो मम्मी, हिसाब ये है कि मैंने 2 kg चावल खरीदा, 4 kg दाल खरीदा और कुछ सब्जियां कर दी. ठीक है, आपने हिसाब दे दिया. मम्मी आपको अभी भी देख रही है, तो बोल रही है क्या हो मम्मी, हम तो आपको हिसाब दे दिए. मम्मी बोल रही है बेटा आपने तो हिसाब अभी तक दिया ही नहीं. क्यों नहीं दिया, हमने तो आपको बताया कि मैंने चावल खरीदा, दाल खरीदा, सब्जी खरीदा. बट इसमें प्रॉब्लम देखो क्या हुआ. आपकी मम्मी अच्छी तरह से जानती है कि जो आपने जो चावल, दाल और सब्जी लेकर आप घर आए, वो आपने चोरी करके नहीं लाया, वो आपने खरीद कर लाया. लेकिन आप अपना मम्मी को ये नहीं बता रहे हो कि आपने जो चावल खरीदा उसका वैल्यू कितना है, आपने जो सब्जी खरीदा उसकी वैल्यू कितना है, आपने जो दाल खरीदा उसका वैल्यू कितना है. मतलब आपने कितने का चावल खरीदा, आपने कितने का दाल खरीदा और आपने कितने का सब्जी खरीदा, आप तो उसका वैल्यू नहीं बता रहे हैं. सो देयरफॉर सिर्फ ये कह देना कि मैंने सब्जी खरीदा, मैंने दाल खरीदा, मैंने चावल खरीदा, ये आधा इंफॉर्मेशन था, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं था. इसीलिए मेजर करना मतलब उन ट्रांजैक्शंस को आपको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू को आपको मेजर करना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन कितने वैल्यू का है. सो पहला आइडेंटिफाई करना, दूसरा मेजर करना.
तो जब आप पहचान लेते हो कि ये ट्रांजैक्शन है और आप जब उसका वैल्यू भी मेजर कर लेते हो, तो ये करने के बाद आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते हैं वो होता रिकॉर्डिंग। और आज दोस्तों हमारा क्लास डेडिकेटेड रहेगा इसी थर्ड स्टेप के लिए, जिसे हम लोग कहेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जो जिस ट्रांजैक्शंस को आपने आइडेंटिफाई किया है, जिसे आपने मेजर किया है, उसे आज रिकॉर्ड भी करना है, राइट। रिकॉर्ड करने के बाद आता है क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन एक अलग चैप्टर में हम आपको समझाएंगे। आज हम लोग जर्नल में डील कर रहे हैं, तो आज हम आपको रिकॉर्डिंग करना बताएंगे कि किस तरह से अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखा जाता है, ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए मैंने आपको ये ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग का डेफिनेशन फिर से मैंने आपको दोहराया है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस and communicating the results thereof and communicating the results thereof। मतलब आप जो हिसाब रखते हैं उस हिसाब को आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपके एक साल का आपके टेस्ट के एग्जाम्स के मार्क्स का हिसाब रखता है, रिकॉर्ड्स रखते हैं, और उन रिकॉर्ड्स को, उन मार्क्स को वो पेरेंट टीचर मीटिंग में आपके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। सो द आपके टीचर अगर उस मार्क्स का रिकॉर्ड रख करके उसे अगर कम्युनिकेट ना करे तो वो रिकॉर्ड कोई काम का ही नहीं हुआ, हाँ या ना। सो उसी तरह अकाउंट्स जो बनाया जाता है, जो मेंटेन होता है, उस अकाउंट्स का, उस रिकॉर्डिंग का कम्युनिकेशन किया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर कल को अगर मैं बैंक से एक लोन लेना चाहूं, तो बैंक तो मेरा चेहरा देख करके लोन तो मुझे देगा नहीं। बैंक बोलेगा कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम आपको ये देखना चाहते हैं कि आप जो मेरा लोन ले रहे हैं आप मेरा पैसा वापस कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। तो तब उस सिचुएशन में हमको अपना एकेडमी का फाइनेंशियल पोजीशन बताना होगा। और वो कैसे बताना होगा? मेरा जो एकेडमी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरा अकाउंटिंग, मेरा हिसाब, वो हमको बैंक के सामने में रखना पड़ेगा, जिससे बैंक देख करके ये पता करेगा, ये समझ में आएगा कि मेरे को लोन मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए और कितना मिलना चाहिए। सो मैंने क्या किया? मैंने अपने अकाउंट्स को कम्युनिकेट किया, राइट। सो ये जो अकाउंट्स रखा जाता है, ये जो हिसाब रखे जाता है, ये इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट किया जाता है। साल के अंदर मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, हम अपना हिसाब सरकार को दे रहे हैं। हम अपने एकेडमी का, अपने बिजनेस का, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग जो मैंने रखा है, जो मैंने हिसाब रखा है, उसका हिसाब मैंने कम्युनिकेट किया गवर्नमेंट के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। दिस इज कम्युनिकेशन, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट। मतलब आज हम लोग अकाउंटिंग अब शुरू कर रहे हैं, शुरुआत हो रही है रिकॉर्डिंग से। सबसे पहला काम रिकॉर्ड। जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, उस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले एक जगह क्रोनोलॉजिकली, डेट वाइज एक जगह सबसे पहले उसे रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे पहले उसे लिखा जाता है, राइट। जिसे हम लोग, आपको याद होगा, मैंने आपको पहली क्लास में ये एक वर्ड दिया था, हिसाब। मतलब बेटा आज से हम लोग हिसाब रखना शुरू करते हैं, आज से हम लोग हिसाब रखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, ये जितना भी जो हिसाब है, ये जितने भी जो ट्रांजैक्शंस है, ये एक जगह आकर के रिकॉर्ड होंगे। जैसे मैंने भी आपको कहा, एक जगह आके रिकॉर्ड होगा। सो ये वो एक बुक है, मान लेते हैं, राइट। ये वो बुक है जहां पे हम लोग बिजनेस में हो रहे जितने भी डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक। ये वो खाता है, ये वो बुक है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार यहां पे आके रिकॉर्ड होगा। से फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, पेड रेंट ₹500, 500 रुपया रेंट पे हुआ, और ये एक ट्रांजैक्शन है, और इस ट्रांजैक्शन को हमें इस खाता में रिकॉर्ड करना है, ठीक। चलिए यही हमारा काम है कि किस तरह से हम लोग इस ट्रांजैक्शन को इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले
तो हम लोग ये पता करेंगे, ये जानेंगे कि जिस बुक में हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे उस बुक का कुछ तो नाम होगा, उसको तो कुछ तो नाम देना चाहिए, उसका नामकरण करते हैं हम लोग। इस बुक का नाम इसके फंक्शन के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। इस बुक का नाम इसका यूटिलिटी के ऊपर में, ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उससे इसका नाम मिलेगा। देखिए, ये बुक में हम लोग क्या कर रहे हैं, डे टू डे इंफॉर्मेशन, बिजनेस का ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितना भी डे टू डे इंफॉर्मेशन है हम लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस में हुआ है, उस सारे डेली बेसिस में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका सारा का सारा चिट्ठा, उसका सारा का सारा रिपोर्ट आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। यानी कि ये डॉक्यूमेंट आपका डेली बेसिस में बिजनेस का ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपको डे टू डे बेसिस में, अगर एवरीडे बेसिस में अगर आपको इंफॉर्मेशन दे, एक पर्टिकुलर पीरियड रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है जर्नल। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो, आप लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख सकते हो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जर्नल का जो मतलब बताया गया है वो ये बताया गया, डॉक्यूमेंट विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑन डे टू डे बेसिस related to certain topic, related to certain thing. That's why in United Kingdom, in UK में जो न्यूज़पेपर जो घर में सबको मिलता है, वहां के लोग उस न्यूज़पेपर को ज्यादातर डेली जर्नल के कह के बुलाते हैं। बिकॉज न्यूज़पेपर दुनिया और आसपास में हो रहे डे टू डे इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए वो न्यूज़पेपर बन जाता है जर्नल, डेली जर्नल। अगर आपने अपने घर के लिए अगर आपने एक स्पोर्ट्स मैगजीन सब्सक्राइब किया है, तो स्पोर्ट्स मैगजीन आपको मंथ में एक बार मिलता है, और उस मंथ में हुए जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स की दुनिया से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज है, उस सारे एक्टिविटीज का इंफॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स मैगजीन से मिल जाता है। और वो कुछ नहीं, आपका मंथली जर्नल है। आपके स्कूल का जो एनुअल मैगजीन होता है, जो स्कूल का एक साल का पूरा चिट्ठा बताता है, एक साल का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देता है, इसलिए उसे हम लोग एनुअल मैगजीन या एनुअल जर्नल भी कहते हैं। सो बेटा जर्नल, तो सबसे पहले ये समझ लो कि जर्नल प्रीडोमिनेंटली अकाउंटिंग में बहुत यूज होता है, इसलिए लोगों का ये होता है कि जर्नल इज अ बेसिकली एन अकाउंटिंग टर्म। बट एक्चुअली जर्नल वर्ड को अगर हम लोग डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में आप देखोगे तो उसका जो मतलब है, जो मैंने आपको बताया वो उसका मतलब है सेंस। क्या मतलब बताया मैं आपको कि एनी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमको किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड हमको डे टू डे बेसिस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसे जर्नल कहता है। सो इन दैट केस, सिंस ये बुक भी हमको डे टू डे बेसिस में बिजनेस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको भी क्या कह रहे हैं, जर्नल कह रहे हैं। ठीक है। अब जब आप लोग इस ट्रांजैक्शन को जर्नल में एंटर करोगे, क्या करोगे, जर्नल में एंटर करोगे, और कोई आपसे पूछेगा बेटा आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर मैं जर्नल में एंट्री कर रहा हूं, मैं जर्नल में ट्रांजैक्शंस को एंटर कर रहा हूं। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं जर्नल में ट्रांजैक्शंस को एंटर कर रहा हूं, एंड दैट्स हाउ यू विल से मैं और कुछ नहीं बल्कि जर्नल एंट्री कर रहा हूं, जर्नल में ट्रांजैक्शंस को एंट्री कर रहा हूं। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, हाउ आर यू गोइंग टू एंटर द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल which you are going to call what, journal entry. So think, अब यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है वो ये है कि ये जो मैंने लिखा था पेड रेंट ₹500, मैं इसे इस जर्नल में कैसे लिखूंगा, क्या मैं इसको इसी रूप में लिखूंगा, पेड रेंट ₹500, क्या हम इसको इसी रूप में लिखेंगे? अगर आप इसको इस रूप में लिखते हैं तो ये रूप गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ये उस लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है जिस लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। मतलब सर थोड़ा सा और क्लियर करिएगा। मतलब ये होता है, ये एक इंग्लिश स्टेटमेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज का एक स्टेटमेंट है, पेड रेंट हमने बढ़ा दिया, आप उसे यहां पे लिख तो दिए, लेकिन आप भूल गए अकाउंटिंग कर रहे हो। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग खुद एक लैंग्वेज है।
अकाउंटिंग अपने आप में एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। किसका? बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आप हमको जवाब दीजिएगा सर आई एम फाइन, सर हम अच्छे हैं, सर हम भालो आची। बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, वो आपका एक लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप बिजनेस से पूछिएगा, आप जॉर्ज एकेडमी से पूछिएगा हाउ आर यू, तो जॉर्ज एकेडमी आपको रिप्लाई कैसे करेगा? जॉर्ज एकेडमी आपको रिप्लाई जानते कैसे करेगा? जॉर्ज एकेडमी का रिप्लाई आएगा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख करके, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख करके आपको समझ में आएगा कि जॉर्ज एकेडमी में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ फाइन है कि नहीं है। सो बिजनेस खुद तो बोल नहीं सकता, लेकिन बिजनेस का अपना एक भाषा है जो बिजनेस के बिहाफ में बोलेगा, और वो भाषा है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज on which in which business speaks. So business speaks accounting language. Today both of us, your and myself, we are here to learn accounting language. Clear hai? So therefore you have to record the same transaction, paid rent, in the journal. आपको यही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, लेकिन आपको इसे रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स के लैंग्वेज में, अकाउंट की भाषा में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो इसलिए मैंने कहा कि ये ऐसा चीज अगर आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखना है। चलिए, तो हमें जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अभी हम लोग ये चीज समझ में आ रहा है हम लोगों को कि हम लोग ट्रांजैक्शंस को नॉर्मल लैंग्वेज में, जो हम लोग जिस लैंग्वेज में हम लोग जो बात करते हैं उस लैंग्वेज में नहीं लिख पाएंगे। ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के लैंग्वेज में लिखना है। बेटा ट्रांजैक्शन का अगर हिंदी शब्द देखोगे तो हिंदी शब्द आता है लेन और देन। मतलब लेन का अगर इंग्लिश होगा गिव, सॉरी टेक और गिव। सो गिव एंड टेक, राइट। लेन, लेन का मतलब क्या होता है? टेक। और गिव का मतलब क्या होता है? देन। सो लेन देन, राइट, और गिफ्टिंग, जो भी बोल सकते हो। ठीक, इससे चीज साबित हो रहा है कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर उठाना तो उस ट्रांजैक्शन में आपको दो एस्पेक्ट मिलेगा, लेन का एस्पेक्ट और देन का एस्पेक्ट। बेटा आपको याद होगा ऐसा कुछ हमें एक एस्पेक्ट सिखाया है, और वो है डुअल एस्पेक्ट। और इसी डुअल एस्पेक्ट से डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम निकल कर आया। जिन लोगों को डुअल एस्पेक्ट और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की जानकारी नहीं है, जो हमारे पिछले क्लास में या पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको बता दो, डुअल का मतलब होता है दो, दो एस्पेक्ट। मतलब हर ट्रांजैक्शन में, हर वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होता है, जिसे आप एक्चुअली ट्रू ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो रिकॉर्ड होगा, उस ट्रांजैक्शन में आप हमेशा दो पहलू देखेंगे, दो एस्पेक्ट देखेंगे हमेशा, लेन और देन का। इसलिए लेन देन ट्रांजैक्शन का नाम में ही देखो ना, हिंदी शब्द नाम में ये लेन देन, दो पहलू, दो एस्पेक्ट नजर आएगा। इसीलिए डुअल एस्पेक्ट के अनुसार जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करना है। आप किसी एक पहलू को रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप आधा अधूरा इंफॉर्मेशन या आधा रिकॉर्डिंग करते हो, आप अकाउंटिंग क्या रूल फॉलो नहीं करते हो। ठीक है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के आधार पे ही आया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री का मतलब ये नहीं होता है कि एक एंट्री को दो बार किया जाए। डबल एंट्री का मतलब होता है एक एंट्री में, एक जर्नल एंट्री जो पास होता है उसमें दो एस्पेक्ट नजर आएगा। आपको हमेशा दो एस्पेक्ट नजर आएगा, लेन देन आपको हमेशा नजर आएगा, ये पक्का है। सो देयरफॉर दोस्तों, हमको हमेशा ये चीज देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उस ट्रांजैक्शन में हमको हमेशा वो दो एस्पेक्ट ढूंढना है, और जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से चीज को और क्लियर करते हैं। परचेज्ड या बॉट, जो भी आप बोलो, मोबाइल, मोबाइल फोन या मोबाइल हैंडसेट ₹5000। सो 5000 रुपीज में एक नया मोबाइल हैंडसेट फोन हमने खरीदा। अब यह ट्रांजैक्शन है
और इस ट्रांजैक्शन में आपको देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में आपका लेन क्या है और आपका देन क्या है। मतलब लेन आपने टेक क्या किया और आपने गिव क्या किया। सो अगर आप देखोगे तो आपका टेक है मोबाइल फोन, आपने मोबाइल फोन लिया और आपने दिया क्या, गिव क्या है आपका, आपने कैश दिया। आप लोग हमारे पास क्या पढ़ रहे हो, ट्यूशंस पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी की क्लासेस कर रहे हो, तो आपके तरफ से हम बता रहे हैं, हम आपके तरफ से कर रहे हैं, ठीक है, हम आपके तरफ से सोच रहे हैं। आपने मेरे को क्या दिया, आपने क्या दिया, आपने दिया मेरे को कैश। अगर हम अपने तरफ से सोचेंगे तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला है कैश, राइट। लेकिन ये हम आपकी तरफ से सोच रहे हैं तो कैश, और आपको मिला क्या, सर्विस। कैसा सर्विस, अकाउंटेंसी ट्यूशंस का सर्विस आपको मिला। सो आपको मिला है सर्विस और आपने दिया है कैश। सो देयरफॉर इस तरह से हम जितना भी एग्जांपल्स ले, आप हर एक एग्जांपल में आप देखोगे कि आप उस ट्रांजैक्शन को आप दो एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे हम लोग घर का बिजली बिल भरते हैं, तो जब बिजली बिल भरते हैं तो उसमें हम लोगों का लेन क्या होता है, अगेन हमारा लेन होता है सर्विस, हमने बिजली कंज्यूम किया, और देन क्या होता है, कैश। समझ रहे हो, क्लियर है। तो इस तरह से आप जितना भी उठा लो, आप हमेशा देखना कि हर ट्रांजैक्शन में दो पहलू होगा। तो अगर मान लीजिए मोबाइल फोन खरीदे, और अगर आपको अभी डुअल एस्पेक्ट की जानकारी नहीं है, तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, नॉर्मली आप लिख लोगे अपना खाता में मोबाइल खरीदे। अब जो आपने लिखा ना मोबाइल खरीदे, इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा फोकस मोबाइल में था। आप ये तो कह दिए कि मोबाइल खरीदे, मतलब समझ में आ गया मोबाइल आया है, लेकिन आपको दूसरा पहलू आपने मिस कर दिया, और आपने ये नहीं बोला कि मोबाइल खरीदे हैं तो कैश गया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये तो मेरा कॉमन सेंस का बात, ये बोलने की बात है कि मोबाइल खरीदेंगे तो कैश जाएगा। हाँ जी, ये बोलने की बात है, अकाउंटिंग में बोलने की बात है, क्योंकि जब हिसाब रख रहे हैं तो आपको पक्का हिसाब रखना है। आपको मोबाइल का तो हिसाब आपने रख लिया कि मोबाइल आया, लेकिन आपने ये कहीं पर भी अपना कैश को घटाया नहीं, आपको अपना कैश का भी हिसाब रखना है। तो आपको दोनों पहलुओं पे हिसाब रखना है, ठीक। अब ये जो लेन देन वाला जो पहलू है, मतलब ट्रांजैक्शन का जो दो एस्पेक्ट, दो साइड, ये एक कॉपी का दो साइड बन जाता है, राइट और लेफ्ट। याद रखना, एक कॉपी का क्या बन जाता है, दो साइड बन जाता है। मतलब एक आपका इस तरफ अगर देखेंगे तो राइट हैंड साइड बनेगा, और एक आपका जो कॉपी जिस पेज में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, और आपका एक क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। याद रखना दोस्तों, एक लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा और आपका एक राइट हैंड साइड बन जाएगा। जिस तरह से जितना लेन होगा उतना ही देन होगा, लेन विल ऑलवेज इक्वल टू देन। मतलब योर राइट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर, द राइट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड। अगर कभी आपका ले लिए हैं ज्यादा और देने का वैल्यू अगर कम है, लेने का वैल्यू, ऐसा भी हो सकता है लेने का वैल्यू ज्यादा हो गया, देने का वैल्यू कम हो गया, तब आप फायदा में रह गए तब आप फायदा में रह गए। बट ऐसा हमेशा याद रखना, जितना, इसलिए आप जितना भी कर लो, आपका हमेशा जो दोनों साइड है, एक एस्पेक्ट राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड होगा और एक एस्पेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड होगा। जैसे भी मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है, डुअल एस्पेक्ट, राइट। आपको दो पहलू, जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, परचेस मोबाइल, तो अब आपका काम क्या है कि इसमें पहले ये देखना कि परचेस मोबाइल फोन, इसमें हिसाब किसका रखना, मोबाइल का, कैश का। अब आपका काम यही, आपको सीखना ही है कि मोबाइल और कैश में से, इन दोनों में से कौन सा चीज राइट हैंड साइड में जाएगा और कौन सा चीज लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, यही आपका काम है। बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिकॉर्ड होते हैं उसे हम लोग डेबिट साइड के नाम से जानते हैं, और जो राइट हैंड साइड में जो रिकॉर्ड होता है उसे हम लोग क्रेडिट साइड के नाम से जानते हैं, राइट। डेबिट जो वर्ड है वो आया है वर्ड डेबिटम से, और क्रेडिट जो वर्ड है वो आया है वर्ड क्रेडिटम से। देखिए दोस्तों, ये तो पूरा का पूरा ये एक क्लियरिटी नहीं है कि राइट हैंड साइड को ही क्रेडिट क्यों कहा जाता है और लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट क्यों नहीं हम लोग लेफ्ट को क्रेडिट और राइट को डेबिट करते हैं। सो इसका जवाब अभी तक एक कन्विंसिंग जवाब नहीं मिल पाया है, राइट। बट हम आपको ये बता देते हैं जो सोर्स है डेबिट और क्रेडिट वर्ड का। सो डेबिट वर्ड आया डेबिटम से, क्रेडिट वर्ड आया क्रेडिटम से। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डीआर और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है सीआर।
ये भी दोस्तों ये भी बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है कि क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर तो समझ में आता है, सीआर क्रेडिट, लेकिन डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर क्यों, यहां तो कहीं पर भी आर नहीं है। तो दोस्तों इसका एक थ्योरी यह है कि जो डीआर का मतलब एक्चुअली डीआर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट रिपोर्ट एंड सीआर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रेडिट रिपोर्ट। मतलब हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू, एक पहलू को डेबिट रिपोर्ट किया जाएगा, एक पहलू को रिपोर्ट किया जाएगा डेबिट साइड में, और एक पहलू को रिपोर्ट किया जाएगा क्रेडिट साइड में। तो जो क्रेडिट साइड में रिपोर्ट होगा वो सीआर, और जो डेबिट साइड में रिपोर्ट होगा वो डीआर, मतलब डेबिट रिपोर्ट एंड क्रेडिट रिपोर्ट। एंड दिस इज हाउ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डीआर एंड सीआर हैज कम। ये बहुत ही कम लोग ये बताते हैं, कहीं पर भी ये चीज को डिस्कस नहीं किया जाता है, बट मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में आप एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना पड़े अगर कोई आपसे कभी पूछ बैठे कि बेटा ये डीआर और सीआर कैसे है। सो डेबिट और क्रेडिट, सो याद रखना आपका काम क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन को आपको स्प्लिट करना है, उस ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करना है, दो पहलू में देखना है उसमें किसका किसका हिसाब रखना है, और उसमें आपको खाली यही डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा चीज लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड होगा, मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और कौन सा चीज क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? सो अगर आपको इसको रिकॉर्ड करना है, सॉरी अभी कॉपी करना है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले। मैं अभी ये साइड को मिटाने वाला हूं। क्यों मिटाने वाला हूं? क्योंकि आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे और ये इस पे जा रहे कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे क्या डेबिट होना चाहिए और क्या क्रेडिट होना चाहिए। देखिए आपको याद होगा मैंने आपको मेरा जो फर्स्ट क्लास था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसमें मैंने आपको एक चीज बताया थी कि बेटा देखो कोई भी बिजनेस जो होता है ना, कोई भी बिजनेस, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको रिसोर्सेस की जरूरत होती है, राइट? सो इसको मैंने मेरा वीडियो 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो हमारा जॉर्ज एकेडमी यूट्यूब चैनल में जो हमारा जो वीडियो है आप उसे जरूर देखें, तो ये और क्लैरिटी उस समय होगा। बिजनेस रिसोर्सेस, बिजनेस में रिसोर्सेस होता है और उन रिसोर्सेस को हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से बुलाते हैं पता है? एसेट्स के नाम से बुलाते हैं, जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देता है। एसेट्स को जब हम लोग डे टू डे बेसिस में जब हम लोग एसेट को यूज करते हैं, एसेट से जब हम लोग बेनिफिट कंज्यूम करते हैं, उसको हम लोग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो आपका एक्सपेंस होता है, जब आप एक परमाइसिस को यूज करते हैं रेंट होता है, जब आप फर्नीचर यूज करते हैं तो फर्नीचर डेप्रिशिएट होता है। ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं। आप जब अपने स्टाफ को यूज करते हैं तो उसको सैलरी देते हैं, वो एक्सपेंसेस है। सो जब एसेट्स यूज होता है और स्टाफ भी आपके एसेट्स होते हैं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, राइट, उसको भी आप एसेट बोल सकते हैं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन जो एम्प्लॉय जो आपके लिए काम कर रहा है, राइट, उससे आप फ्यूचर में बेनिफिट, जो बिजनेस को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो भी तो आपके लिए एसेट है ना, राइट। सो एक्सपेंस हो जाता है, एसेट यूज होता है तो एक्सपेंस। ये एसेट आता कहां से? इसका दो सोर्स होता है, इसका आने का दो सोर्स होता है। ओनर की तरफ से आएगा बेटा, अगर ओनर की तरफ से आएगा तो उसे कैपिटल कहते हैं, और या तो अगर बोरो करके लाइएगा तो फिर वो आपका लाइबिलिटी बन जाएगा। इस एसेट को यूज करके आपको क्या मिलता है? इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू। तो याद रखना किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में आप एक चीज याद रखिएगा, किसी भी बिजनेस में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 चीजों का हिसाब रखना है। आप देख लेना, आप खुद रिसर्च करके देख लेना। आपको एसेट्स का हिसाब रखना है, आपको एक्सपेंसेस का हिसाब रखना है, आपको लायबिलिटी का हिसाब रखना है, आपको कैपिटल का हिसाब रखना है, और आपको रेवेन्यू का हिसाब रखना है। बिजनेस में हिसाब रखने के लिए और कुछ नहीं बल्कि यही 5 एलिमेंट्स हैं, और मैं इसे कहता हूं द 5 पिलर्स ऑफ बिजनेस, जिसके ऊपर में बिजनेस चला है, टिका हुआ है। इनमें से अगर एक भी पिलर हटा तो बिजनेस गिर जाएगा। अब बिजनेस कैन नॉट रन विदाउट एन एसेट। इफ देर आर नो एसेट, इवन अ चाय वाला जिस केतल में चाय बेचता है वो केतल उसके लिए चाय है, एसेट है। जो एक ठेला वाला जिस ठेला में चाउमीन फास्ट फूड बेच रहा है वो ठेला उसके लिए एसेट है।
सो छोटा से छोटा बिजनेस से लेकर बड़ा से बड़ा तक, you need asset. Those assets are not be kept as a showpiece. Those assets are to be used. You need to use your resources. बिजनेस में खर्च होता है, बिजनेस को चलाने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंसेस होंगे, राइट। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगता है, अपने आप स्टार्ट नहीं होता है, अपने आप सारे चीज नहीं आने लगता है। एक एक होता है जो इनिशिएट लेकर के, ओनर होता है जो इनिशिएटिव लेकर के बिजनेस को स्टार्ट करता है, कैपिटल। ये उसके बाद लाइबिलिटी, हर बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होगा, हर बिजनेस का कुछ ना कुछ उधार होगा, याद रखना। और बिजनेस का पहला ही उधार तो उसका कैपिटल होता है, क्योंकि कैपिटल मालिक का क्लेम है। हर बिजनेस का लाइबिलिटीज होगा, याद रखना, राइट। जो हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में चीज समझाए हैं, लाइबिलिटीज, कैपिटल। और अगर बिजनेस में रेवेन्यू नहीं तो हम बिजनेस ही क्यों करेंगे? बिजनेस से आमदनी अगर नहीं हो रहा है तो बिजनेस चलेगा ही नहीं चलेगा। याद रखना दोस्तों, एक बिजनेस में आपको अगर हिसाब, जो मैंने कहा अकाउंटिंग मतलब हिसाब, आप किस चीज का हिसाब, ये जो जर्नल में जब हिसाब रखोगे ना, आप किस चीज का हिसाब रखोगे? आप सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीज का हिसाब रखने वाले हो, राइट। यही 5 चीज का रखने का हिसाब है। छठा बिजनेस में और कुछ भी हिसाब रखने के लिए कुछ है भी नहीं। सो देयरफॉर आपका जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, वो ट्रांजैक्शंस इन 5 में से किसी ना किसी को इफेक्ट करेगा। अगर वो ट्रांजैक्शन इन 5 में से किसी को भी इफेक्ट नहीं कर पाता है तो वो ट्रांजैक्शन ही कहलाने के लायक नहीं है, याद रखना ये चीज। सो देयरफॉर अभी हम लोग ने जस्ट अभी डिस्कस किया कि हमारे पास हिसाब रखने के लिए सिर्फ 5 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस है या 5 पिलर्स ऑफ बिजनेस है। सो योर फुल अकाउंटिंग, आप जितना भी अकाउंटिंग करो, आप 11 12 बीकॉम अकाउंट्स, अब बीकॉम में अकाउंट्स बनाओ, सीए बन जाओ, कुछ नहीं करना है। आपका सारा हिसाब, आपका सारा का सारा अकाउंटिंग, ये आपका जो सारा का सारा आप जो हिसाब रखते हैं वो सब इन्हीं 5 के इर्द गिर्द घूमेगा या इन्हीं 5 से रिलेटेड होगा, राइट। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं, जब मैं आपको ये कहता हूं कि बेटा इन 5 का हिसाब रखना है, मतलब हिसाब तभी रखा जाता है जब इन 5 में से किसी ना किसी में किसी तरह का बदलाव आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तुम्हारे पॉकेट में अभी 100 रुपया तुम्हारे जेब में डाल देते हैं और हम तुमको बोलते हैं कि 100 रुपया का तुम हिसाब रखो। अब हिसाब का मतलब क्या होता है? हिसाब तुम तभी रखोगे जब उस 100 रुपया में या तो कुछ अमाउंट ऐड होगा या तो डिडक्ट होगा। अगर उस 100 का 100 है, पॉकेट में ना तुम्हारा 1 रुपया और कहीं से आया और ना ही तुमने उस 100 रुपया से कुछ ना खर्च किया, तो तुम हिसाब क्या रखोगे? I gave you 100 rupees and you had 100 rupees. Even for 20 years you keep that 100 rupees, there is nothing to keep हिसाब। क्या रिकॉर्ड रखोगे? कुछ हुआ ही नहीं रहा 100 रुपया के साथ। लेकिन द मोमेंट हम तुमको और कहीं से तुम्हारे पास और 10 रुपया आ जाता है तो वो 100 का 110 हो जाता है। नाउ देयर इज अ चेंज। सो व्हेन देयर इज अ चेंज यू नीड टू रिकॉर्ड द चेंज। और उस 100 रुपया में से तुम 10 रुपया निकाल के खर्च करते हो। सो व्हाट हैपेंस? 100 से 10 रुपया खर्च होता है तो इट बिकम्स 90। देयर इज अ चेंज। There is a change. So we are here to record the change. Actually अगर टेक्निकली समझे, सही भाषा में समझे, तो हम लोग जो हिसाब रखते हैं वो हिसाब किस चीज का रखते हैं? इन 5 पिलर में जो चेंजेस आते हैं उसका हिसाब रखते हैं। और बेटा चेंज 2 प्रकार की होंगे, याद रखना। एक इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज होगा। याद रहेगा आपको, चेंज 2 प्रकार के होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। बेटा इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस, राइट। याद रहेगा आपको, प्लस माइनस, राइट। नाउ अकाउंट्स में जो मैंने आपको अभी जो 2 टर्म बताया, डीआर और सीआर, जो 2 एस्पेक्ट बताया, बेटा ये डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं, बल्कि ये डेबिट और क्रेडिट वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो प्लस और माइनस का फंक्शन परफॉर्म होता है। सो अगर कल को आपके अकाउंट, आपके जेब में 100 रुपया मान लो आता है, डालते हैं, तो आपका 100 रुपया आपके पास बढ़ा, तो आप नहीं बोलिएगा कैश प्लस, आप नहीं बोलिएगा कैश इंक्रीज, ऐसा नहीं बोलना। आपको इसे डेबिट और क्रेडिट के शब्दों में, टर्म्स में बात करना है। सो इधर आपको बोलना पड़ेगा कैश डेबिट
या कैश क्रेडिट, अभी हम बताएंगे डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, अभी हम बता नहीं रहे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन आपको डेबिट और क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल करना होगा, प्लस और माइनस का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। सो याद रखना, प्लस एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ता है प्लस होता है तो दैट इज रिपोर्टेड एट द डेबिट साइड, डेबिट रिपोर्ट। एसेट और एक्सपेंस जब घटता है तो उसे रिपोर्ट कहां पे जाता है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट रिपोर्ट। लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो उसे हम लोग कहां पे रिपोर्ट करते हैं, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट रिपोर्ट। और जब लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू घटता है तो उसे हम लोग कहां पे रिपोर्ट करते हैं, डेबिट रिपोर्ट। सो कीप दिस इन माइंड दैट एसेट एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होगा so they are reported on the debit side of an account, and when they decrease they are reported credit side में। लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू केस में जस्ट उल्टा है, जब वो लोग बढ़ता है तो क्रेडिट में रिपोर्ट होता है और जब घटता है तो डेबिट रिपोर्ट होता है। सो याद रखना है सिर्फ यही चीज दोस्तों, सिर्फ यही चीज हम आपको, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग जो हम आपको बोलेंगे याद रखने के लिए, और कभी भी अकाउंट्स में कुछ भी याद रखने आपको नहीं बोला जाएगा। सो सिंपल है, AELCR आंसर, AE बढ़ेगा, AE बढ़ेगा तो डेबिट, ऊपर का नीचे 2 बढ़ेगा तो डेबिट, और नीचे का 3 LCR अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट। सो अगर आपको इंक्रीज याद है तो डिक्रीज भी आपको ऑटोमेटिकली पता रहेगा, क्योंकि डिक्रीज तो ऑपोजिट होने वाला है। क्लियर है, क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं, इसे हम लोग मॉडर्न रूल के भी नाम से जानते हैं। कौन से रूल के नाम जानते हैं, मॉडर्न रूल। 2 रूल होता है, गोल्डन और मॉडर्न। आज हम आपको मॉडर्न रूल बता रहे हैं क्योंकि मैंने मॉडर्न रूल को और भी सिंपलीफाई किया हुआ है। आगे हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरह से मॉडर्न रूल को हम लोग सिंपलीफाई तरीका से इंप्लीमेंट करके जर्नल आप चुटकियों में कर सकते हैं, राइट। गोल्डन रूल पे मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा और एक अलग क्लास में आपको समझाया जाएगा, बट आज हम लोग यहां पे फोकस करेंगे। सो अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं जो मैंने आपको पहले दिया, बॉट मोबाइल का। सो बॉट मोबाइल ₹5,000, ये ट्रांजैक्शन है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आपका काम ये होगा कि ये देखना कि इस ट्रांजैक्शन में आपको किस किस चीज का हिसाब रखना है। सो आपको हिसाब यहां पे 2 चीज का रखना पड़ेगा, एक मोबाइल फोन का हिसाब रखना पड़ेगा और दूसरा कैश का हिसाब रखना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये आंसर ढूंढ लिया कि हमको इस ट्रांजैक्शन में हिसाब किसका रखना है, तो आपने आधा जंग जीत लिया है। ये करने के बाद अब अपने मन में 2 क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट इज इट, और इसका आंसर आप ढूंढोगे AELCR में, और फिर आप दूसरा क्वेश्चन अपना मन में पूछोगे। अभी सब बताते हैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इसका इंपॉर्टेंस, व्हाट इज हैपनिंग टू इट, राइट। और इसका आंसर आप ढूंढोगे इंक्रीज और डिक्रीज में। मतलब जैसे ही आपको यह पता चल जाता है कि आपको इस ट्रांजैक्शन में किसका किसका हिसाब, सबसे पहले आप देखो किसका किसका हिसाब रखना है। तो हम एक मोबाइल का हिसाब रखेंगे और एक कैश का, क्योंकि ट्रांजैक्शन में 2 चीज इफेक्ट हो। तो आपने यहां पे लिखा मोबाइल और कैश। अब आप अपना मन में पहला क्वेश्चन, मोबाइल पे उंगली रख के पूछेंगे, व्हाट इज इट, मोबाइल मेरे लिए क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल, जो भी आंसर इस पर ढूंढना है। बेटा मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन हमारे लिए क्या होगा बेटा, ये मोबाइल देखो, जिसको छू सके देख सके, मेरा ये हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, हम इसको यूज करेंगे। ये मोबाइल फोन मेरे लिए क्या हो सकता है, मेरे लिए ये एसेट है। सो मोबाइल का नीचे में लिखोगे ए। कैश तो मैंने आपको डे 1 से बताया, कैश क्या होता है, कैश इज एन एसेट, क्योंकि कैश से कैश और आगे बनता है, कैश हमको और फ्यूचर बेनिफिट देगा। कैश भी सबसे बड़ा एसेट है हमारा बिजनेस का, एसेट। सो व्हाट इज इट, मोबाइल एसेट, कैश एसेट, पता चल गया। जब आप दूसरा क्वेश्चन अपने मन में पूछोगे, व्हाट इज हैपनिंग टू इट, इसके साथ क्या हो रहा है, मतलब ये बिजनेस में बढ़ रहा है कि घट रहा है, बिजनेस में बढ़ रहा है कि घट रहा है,
बेटा मोबाइल फोन आया तो बिजनेस में बढ़ रहा है, कैश बिजनेस से गया, आपको बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो कैश घट रहा है, क्रेडिट, सॉरी अभी क्रेडिट नहीं, कैश घट रहा हो गया। अब जैसे ही आपको यह पता चल गया कि मोबाइल एसेट वो बढ़ रहा है, तो बेटा एसेट बढ़ने से प्लस में क्या होता है, डीआर डेबिट, और कैश एसेट घटने से बेटा क्या होता है, सीआर क्रेडिट। तो दोस्तों आपको अब पता चल गया कि आपके ट्रांजैक्शन में क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, इसी का तो हम लोग आज क्लास कर रहे थे। सो अब आप आगे और लिखोगे, इसे इस रूप में लिखा जाएगा, मोबाइल फोन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। इसका मतलब यह होता है, मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट का मतलब यह होता है, याद रखना कि जो मोबाइल फोन है उसका अकाउंट, उसका हिसाब डेबिट रिपोर्ट हुआ, और कैश का क्रेडिट रिपोर्ट। अब देखो कैश के लिए मैंने सीआर नहीं लिखा है, कैश के लिए मैंने टू लिखा, बिकॉज जो टू है ये डिनोट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को। तो जितने भी क्रेडिट रिपोर्ट होता है उसके लिए टू लिखते हैं, टू कैश अकाउंट 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, ये डेबिट का, ये क्रेडिट का 5,000 रुपया। क्लियर है, ये हो गया, ये था बॉट मोबाइल फोन 5,000, ये था इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटमेंट। इस इंग्लिश स्टेटमेंट को मैंने कन्वर्ट कर दिया कौन सा लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में। ये है क्या, मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर आप अपने फ्रेंड को जाके बोलोगे, जो फ्रेंड साइंस लेके पढ़ रहा है क्लास 11 में, उसे आप जाके बोलोगे मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो बेचारा आपका मुंह देखेगा, डर जाएगा, क्या बोल रहा है तू, बिकॉज आपने उससे अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात किया, जिससे जानकारी उसके पास नहीं, आपके पास है। सो मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब, अगर ये बात अब अकाउंटिंग स्टूडेंट को जाकर बोलोगे, अकाउंट स्टूडेंट को जाकर बोलोगे, समझोगे अच्छा मोबाइल अकाउंट, अच्छा तू मोबाइल खरीदा 5,000 रुपया का, ओके आपने मोबाइल खरीदा 5,000 रुपया का, समझ में, गॉट इट। सो बॉट मोबाइल फोन ₹5,000 का लैंग्वेज जो था उसे मैंने अकाउंटिंग लैंग्वेज में ही लिखा, मतलब वही है, मैं वही बोल रहा हूं कि मैंने मोबाइल खरीदा, लेकिन उसको रिकॉर्ड देखो करने का तरीका अलग है, डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसे उठा के आप इसी जर्नल में लिखोगे, और जब आप इस ट्रांजैक्शन को बॉट मोबाइल फोन को जब इसमें रिकॉर्ड करोगे, किस लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करोगे, तो आप क्या बोलोगे, हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। What I am doing? I am doing a journal entry. So what is journal entry? Basically, you are converting the transaction which is given in you in a very simple language that has to be converted into accounting language in the debits, in a term of debits and credit, convert it into a accounting language, and in that accounting language you need to record where, in the journal, and that is what, that is nothing, that is journal entry, because you are recording the transaction in the accounting language, you are entering the transaction, you are entering the transaction in the accounting language in the journal, and hence it is journal entry. क्लियर है, समझ में आया। सो आज हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं, आगे का वीडियो आप लोग संपर्क में रहे, सब्सक्राइब करके आप लोग रखेंगे अगर हमारे चैनल, तो जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूं, राइट, मैं कुछ ट्रांजैक्शंस को लूंगा, आई एम गोइंग टू टेक सर्टेन ट्रांजैक्शंस, एंड दोस ट्रांजैक्शंस को मैं सॉल्व करूंगा implementing this approach, because your teacher in the school is going to look at this. This is what principle and what approach, this you will not find in any book. What principle, this is a modern rule, what rule and what approach you have implemented, आपने क्या रूल और क्या अप्रोच लगाया है, यहां तक पहुंचने के लिए कोई नहीं देखता, ये देखेगा, ये सही होना चाहिए, और अगर आपका तरीका सही है तो बस ठीक है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड if there is any problem or any doubt, you can just ask me, मेरे नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।